तो चलिए आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक प्रकार का मानी जाती है यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत एग्जाम में सवाल बनता है। बाबू देखते होंगे आप लोग एग्जाम अगर देते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए चलिए ये आज की क्लास में इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और याद रखिएगा क्लास नंबर 1 है, इसमें 2 क्लास करेंगे, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था में 2 क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के अंत में कि कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो याद रखना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व का। याद रखिएगा बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। न तो निर्यात होता है और न ही क्या होता है, आयात होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52% भाग है जो कृषि में लगा हुआ है, ठीक है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो याद रखना सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत भौतिक उत्पादकता इसमें क्या होती है? शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में अवस्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो याद रखना है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। याद रखना अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना वित्तीय बाजार का एकीकरण। वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो अन्त्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? याद रखना मध्य प्रदेश को। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IVRD का। याद रखना IVRD का प्रकाशन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र की देन है? याद रखना महबूब उल्क हक की है। याद रखना है मानव विकास सूचकांक का किस अर्थशास्त्र की देन है? तो महबूब उल हक की देन है। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को श्रेणी में रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कि शैक्षिक विकास सूचकांक यानी कि फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पहला केरल हो गया, दूसरा तमिलनाडु हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा महाराष्ट्र हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना आयात निर्यात बंद हो। याद रखना आयात निर्यात क्या होता है? बंद होता है। आगे कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। याद रखना भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में दिखाई देती है? तो याद रखना कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत के किस राज्य में गरीबों की का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ओडिशा राज्य में गरीबों का प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है, ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए देखना एक श्रम अधिकाई वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिकाई वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो देखिएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक के बाद, ठीक है। चलिए आगे के अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आय में असमानता होने के कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण होता है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। याद रखना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिक की मार्गदर्शिका निकाली गई थी?
केंद्रीय सतर्कता के लिए सतर्कता उपयोग के लिए कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? त्याग सामाजिक असमानता है जो विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जो कि एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा गया है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने, बेहद इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? 37.2% की, याद रखिएगा 37.2%। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों या उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक का नाम है भारत की राष्ट्रीय आय, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पहला चैप्टर कवर कर लिए, दूसरा टॉपिक का नाम है भारत की राष्ट्रीय आय। ठीक है, आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए और फीडबैक में जरूर देते रहिए कि कैसा लग रहा है क्लास में। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, जो कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। देश का राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में, सीएसओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पादक, यानी राष्ट्रीय आय है एक प्रकार का, तो उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति है जो सबसे आय अधिक है। याद रखिएगा, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह पर सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखना, ये किसने अभिनिश्चित किया था? याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने अभिनिश्चित किया था। ठीक है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गोविंद रानाडे ने, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका सवाल, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? याद रखना, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो, ठीक है, आगे क्वेश्चन से कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका मापदंड है उसका क्या? याद रखना, प्रति व्यक्ति उत्पाद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे किसी देश की किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हमेशा याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? देखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में विद्यमानता होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2001 और 2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हो रही है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 5.4%। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो 2001 के में भारत की आर्थिक विकास दर क्या थी? याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4.4% हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 4.4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? याद रखना, ऑप्शन नंबर सी 1996 से 97 में थी। याद रखना, 1996 से 97 में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल वाला। ठीक है, आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए। जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं बाबू, सेशन को लाइक करते रहिए, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं सेशन को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो
आगे कि भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किया जाता है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे कि आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है, प्रति व्यक्ति आय है, जो कि आर्थिक विकास का बेहतर माप हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। याद रखिएगा, देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन का है, याद रखना, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक होना। याद रखना, सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा क्या होना, अधिक होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मुद्रा और बैंकिंग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एग्जाम में बहुत, इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, नहीं मुद्रा और बैंकिंग हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। हवाला क्या है, एक प्रकार का विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला क्या है, याद रखिएगा हमेशा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। याद रखना, क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। आगे है वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, कहलाती क्या है, मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है, महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। याद रखना, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, याद रखना, ऋणी लाभान्वित होता है। और बात किया जाए घोटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छुपाकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो याद रखना, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, लेनदार हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, 1806 ईस्वी में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार सवाल ये आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। याद रखना है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर क्या कर, नियंत्रण कर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है 1993-94 के केंद्रीय बजट में। याद रखिएगा, 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, याद रखना, सोना चांदी सरफराज से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक है, याद रखना, केंद्रीय बैंक एक प्रकार का है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक मानी जाती है। याद रखिएगा, भारत में किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है कि बैंक की नई शाखाएं खोलने की लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं, आरबीआई द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, पूछा जाएगा कि आरबीआई के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन, तो याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रखना, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, देखना, जुलाई और जून हो जाएगा। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, देखना, 115 करोड़ रुपये का। याद रखना, 115 करोड़ रुपये का हो जाएगा। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक लेता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार सवाल, ये सब सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, रखना, देवास में स्थित है। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होता है, करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये भी सवाल आ चुका है, याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा।
पंजाब नेशनल बैंक है स्थित, पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक माना जाती है बाबू। पंजाब नेशनल बैंक कैसा है, तरह राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएगा। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है, यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है, तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, याद रखना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, कोची में स्थापित किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में नई निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, 200 करोड़ रुपये, याद रखिएगा 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भारतीय यूनिट यानी कि यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1964 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, यूटीआई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1956 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है एसबीआई, याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1988 में की गई थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 30 अप्रैल 1992 को, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1992 को। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, एसबीआई द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, 24 हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखिएगा मुंबई में स्थित है। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया, एसबीआई हो जाएगा। ठीक है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो याद रखना रिजर्व बैंक के पास है, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे करवाते हैं, आगे क्या है जो आगे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे की भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का है, याद रखना सरकारी बॉन्डों का हो जाएगा। ठीक है, आगे ही सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ब्याज की कम दर हो जाएगा। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, याद रखिएगा। ठीक है, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, याद रखना पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ठीक है, आगे की यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, याद रखना मुद्रास्फीति होती है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, देखना ब्याज की बाजार दर में, बैंक दर की वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं क्या, गर्म मुद्रा कहते हैं। वित्तीय सुधार पर नरसिम्हा समिति यानी कि 1991 ने स्थापना करने का सुझाव दिया था, यानी बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम को, याद रखना बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम को। ठीक है, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है आरबीआई से, सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है, तो हमेशा याद रखिएगा आरबीआई से लेती है। ठीक है, वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुष्य संघ के रूप में स्थापित हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किससे संबंधित है, विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX या SX क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार का है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है जो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे, याद रखना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, 1949 में किया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की नई मुद्रा यूरो
यूरो की इस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1999 में प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए बाबू, सेशन को सभी लोग लाइक करते रहिए, कहना नहीं पड़े आप लोग, ठीक है। आप लोग का एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है हम सब लोग को, ठीक है। तो आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते रहिए, और फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास 2। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लग रहा है क्लास 2, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे की भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। याद रखना, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के सचिव के। याद रखना, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, यह सत्य है या असत्य है, असत्य है एक प्रकार का, ठीक है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975 में की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हमेशा याद रखिएगा 1975 में की गई थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी कब करता है, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत ये जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोम में स्टैगफ्लेशन स्थिति, गतिरोध या मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, वित्त मंत्रालय अधिकृत है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमेशा रखिएगा कोलकाता में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। और बात किया जाए मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगी। भारत में 10वीं की मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। याद रखना, भारत में 10वीं की मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो याद रखना वर्ष 1957 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। और बात किया जाए, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है, यूएसए का एक वित्तीय संगठन है। याद रखिएगा, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है, 10 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, हमेशा 10 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत कर देता है, भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों को की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सावधि जमा धनराशि हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। याद रखना, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे करते देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या तात्पर्य है, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है, प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है, वाणिज्यिक बैंक का सर्वाधिक हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, याद रखना नकदी रिजर्व कहलाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, याद रखना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। याद रखिएगा, हमेशा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, ठीक है। आगे की आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, स्फीति के साथ युग्मित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने का फलस्वरूप है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो याद रखना आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत
सीमा कितनी है? याद रखिएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख में से कितने समय के लिए वैध रहता है? तो 3 महीने के लिए क्या रहता है? वैध रहता है। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर है। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपया का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो नोट परिवर्तित करना और वापस नहीं लौटाना। नोट परिवर्तित करना और वापस क्या करना? नहीं लौटाना। ठीक है। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? तो बताइएगा। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या होता है? तो किसी कंपनी को दे राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा की है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है। तो मूलभूत सुविधा ऋण का खुदरा बैंकों के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? बताइएगा। यानी कि रुपया में अधिकतम सीमा नहीं, रुपया में क्या है? तो बताइएगा। निर्धारित न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है, याद रखिएगा। अधिकतम सीमा कोई नहीं है। रेपो दर का सही अर्थ क्या होता है? तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपयों उधार लेने की दर को, याद रखना। रेपो दर किसे कहा जाता है? तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर को रेपो दर कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो अनिश्चितियां बतौर बफर चल निधि का काम करती हुआ है, याद रखना SLR हो जाएगा। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसी बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित और 9 अंक की संख्या क्या कहलाती है? MICR कोड कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा MICR कोड कहलाती है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण हो जाएगा। हमेशा याद रखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे है लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है तो लेनदार होता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? लेनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। ग्राहक कभी खरीद कर बाद में क्या कर सकता है? भुगतान कर सकता है। और बात किया जाए कि बैंक फॉर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का, याद रखना। चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान क्या करना है? रोकने का। धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन है, याद रखना। धन शोधन क्या है? तो याद रखिएगा अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना, याद रखना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो क्या आगे कह रहा है कि कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में वर्गीकृत करते हैं। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध करता है? तो CIBIL हो जाएगा। ठीक है। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI के अक्षर F का क्या दर्शाता है? देखना फॉरेन दर्शाता है। F क्या दर्शाता है? देखना फॉरेन दर्शाता है। ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस देखिएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष में नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई है हुई है? याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982 में। हमेशा याद रखिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सिडबी की स्थापना की गई है, तो हमेशा याद रखिएगा सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1957 में। याद रखना वर्ष 1957 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जो अगला क्वेश्चन से कथन ये में कह रहा है कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण क्या है? तो मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है।
ठीक है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइएगा। कुट ये कह रहा है, याद रखिए कुट ये क्या कर रहा है, कुट ये है कि ए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही पहले डायरेक्ट बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, ठीक है। आगे की भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन करना। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई है, 1950 में स्वीकार की गई है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, याद रखिएगा कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। आर्थिक नियोजन विषय है, संवर्धित सूची का विषय है, याद रखिएगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था, 1951 में हुआ था। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था, 1944 में खोला था, ठीक है। और बात किया जाए राष्ट्रीय आय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी, याद रखना कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17 है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है बाबू, ध्यान दीजिएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। उद्योगों के विकास एवं तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है, द्वितीय योजना का क्या है, अंग है। भारत में योजना के आरंभ में से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, याद रखना 6 हो जाएगा, याद रखना 6 हो जाएगा, ठीक है। भारत में योजना अवकाश था 1986 में सूखे के पश्चात, याद रखना 1966 में सूखे के पश्चात, याद रखिएगा 1966 में सूखे के पश्चात बाबू भारत में योजना अवकाश था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है, तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित का विकास, याद रखिएगा हमेशा आत्म पोषित विकास हो जाएगा। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी है, जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और बात किया जाए किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, चतुर्थ योजना में, याद रखना है चतुर्थ योजना में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिएगा बाबू ये सब, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ये सब सवाल, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, याद रखना गाडगिल योजना, याद रखना गाडगिल योजना कहा जाता है। पूछा जाए एग्जाम में कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया रहा है पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी में दिया रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी में दिया रहा है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो क्या लगाइएगा आप लोग, तो हमेशा लगाइएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। गाडगिल योजना किसे को कहा जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, VVI, याद रखिएगा इसको VVI मान लीजिएगा, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों को
की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सावधि जमायु हो जाएगा। याद रखना सावधि क्या हो जाएगा, जमायु हो जाएंगे। अगर हो जाएगा, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक बाबू याद रखना चीन में अपनी शाखा पहले खोले हैं, याद रखना है चीन में अपनी शाखा क्या की पहले से खोले हैं। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। अगला क्या है जो आगे है कि शब्द बुल किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तैयार रखना शेयर बाजार से जुड़े हैं। शब्द बुल है जो किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं, तैयार रखना शेयर बाजार से जुड़े हैं। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो बताइएगा इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित किससे, तैयार रखना शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं ज्ञान की बातें हैं, थोड़ा देखिएगा इसमें क्या करा। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है, इसके अंतर्गत कंपनी में के कर्मचारियां या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग से में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है गिल्ड एजेंट बाजार किससे है संबंधित है, याद रखना। इसका सही उत्तर क्या होगा, सब लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार पर, याद रखना सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन से थोड़ा ज्ञान की बातें ध्यान दीजिएगा। क्या करा, गिल्ट एड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, याद रखिएगा। आगे नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है, तैयार रखना नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग रचना सुधारों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है, ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि क्या है, अच्छी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो इससे पहले कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग की कैसा लग रहा है क्लास। जो आप लोग फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की क्षमता बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब यानी कि फीडबैक जरूर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे की भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है, देखना संगम, याद रखना संगम का हो जाएगा। पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं, देखना बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से देखिएगा। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा जुलाई 1969 में, याद रखिएगा जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। काली मुद्रा क्या है, तो हमेशा रखिए काली मुद्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया है, यह अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया। ठीक है, आगे भारतीय रिजर्व बैंक के अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है क्या, रखना सिक्योरिटी में व्यापार करना, याद रखना सिक्योरिटी में क्या करना, व्यापार करना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो कि सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है, याद रखना SBI की, याद रखना SBI की। ऑप्शन नंबर याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे क्वेश्चन है कि झारडा नियम करती है, बताइएगा झारडा नियम क्या करती है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीमा कंपनियों का। याद रखना झारडा नियम है जो बीमा कंपनियों का नियमन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से जो क्या है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे कर रहा है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है, याद रखना वित्त मंत्रालय के सचिव का, याद रखना वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली
प्रणाली पर, याद रखना न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? तो रुपये का मूल्य कम हुआ है, याद रखना रुपये का मूल्य क्या हुआ है? कम हुआ है। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा से परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत से उसे क्या कहते हैं? तो विनिमय दर कहते हैं। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। बैंकिंग लोकपाल है जो ग्राहकों की शिकायतों का क्या करता है? प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे के वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे की अपनी विदेशी यात्रा के लिए $, खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? देखना ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर, याद रखना ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। और बात करें बचत बैंक खाते किसके लिए द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक हो? तो 3 माह तक है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है तो मिलीलैंड कार्ड्स का, याद रखना मिलीलैंड कार्ड्स का बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है तो दलाल स्ट्रीट में। याद रखना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे की संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां होती है तो 30 होती है। और बात किया जाए बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावित स्तर है तो 26% है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो शेयर बाजार से संबंधित है। वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है? तो यहाँ चेक हो जाएगा, जो कि वैकल्पिक धन का क्या है? उदाहरण है। और बात किया जाए आरक्षित निधि अनुपात CRR और संबंधित चलन निधि अनुपात SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग बाजार से हो जाएगा। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। याद रखिएगा 1969 में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बैंकों की कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए किया जाता है? तो शिक्षा ऋण हो जाएगा। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? याद रखिए नरसिम्हा समिति हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और लागू की जाती है। याद रखिए। ठीक है, आगे कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा का कहा जाता है अधिकृत डीलर कहा जाता है। याद रखना अधिकृत डीलर कहा जाता है। चौथा टॉपिक का नाम है राजस्व, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का टॉपिक देख लिए। ठीक है, आप लोग क्या किए 1 से लेकर 3 तक का टॉपिक को देख लिए। ठीक है, चौथा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है राजस्व। देखते हैं। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987-88 में वार्षिक बजट के में अपनाया गया था। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मदद रहा है ब्याज की अदायगी। याद रखें ब्याज की अदायगी में संशोधित मूल्य वर्धित का संबंध है क्या? उत्पादक शुल्क से संबंधित है। राजकोषीय घाटा है, याद रखना बजटीय घाटे का उपयोग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व हो जाएगा। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया है? याद रखिए 1957 से लागू किया गया। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मदद कौन सा है? तो ब्याज भुगतान है, जो गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मदद योगदान हो जाएगा।
केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? तो याद रखना फरवरी में पेश किया जाता है, जो कि केंद्रीय बजट। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है, याद रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी से, याद रखना एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? देखना सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के लिए उपाय करने होंगे वह है कर आय हो जाएगा। याद रखें वह क्या है? याद रखना एक प्रकार का कर आय हो जाएगा। ठीक है, आगे की केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, केंद्रीय आयोजना। याद रखना केंद्रीय आयोजना हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को कहते हैं, याद रखना, बजटीय घाटा कहते हैं। याद रखना हमेशा बजटीय क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? याद रखना व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। याद रखना बजट 2012 के अनुसार भारत की सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है तो राज्य सरकार द्वारा, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र है जो कि सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। करधन एक उपकरण है, राजकोषीय नीति का, याद रखना राजकोषीय नीति का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है कि भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? याद रखना तेल पर, याद रखना तेल पर हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे के संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जा सकता है? सीमा शुल्क। क्वेश्चन से देखिएगा, 2001 और 2 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा को, याद रखिएगा ऊर्जा को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्ग कर हो जाएगा, जो कि भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज की अदायगी पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान में। याद रखना ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक का नाम है बाबू भारत में नियोजन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग 1 से लेकर 4 तक का टॉपिक देख लिए आप लोग 1 से लेकर 4 तक का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले आप 5वां टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए? सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट बुकों का सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन बुकों का सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कुछ दिन के बाद पॉकेट जीके के खान सर का जो सेकंड एडिशन पॉकेट जीके है उसको भी सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग है एक क्या रखना संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है 1950 में, मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा अनुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो है जो कि प्रथम योजना आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है ये सब सवालों। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया था, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के सम्मान में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आर्थिक नियोजन आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है तैयार रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था का, हमेशा रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1985 से 90 हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ
किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY, याद रखिएगा JRY हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97 हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, याद रखना पूर्व सोवियत संघ में, याद रखना रूस में यानी कि USSR में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित थे, रखना अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, 1952 में किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई है, 10वीं योजना से की गई। वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष DYB रेड्डी हो जाएगा। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं NK सिंह। केंद्रीय एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्त आयोग मौद्रिक नीति को क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ये नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 6 अगस्त 1952, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, याद रखना सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला क्या हो, व्यक्ति हो। और बात की जाए राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। और बात किया जाए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1975 में प्रारंभ किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है। जो भी लाइक नहीं करते सेशन को लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो ये है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतिया के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी, 32.32% हो जाएगा लगभग, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7,98,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, याद रखना पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अगस्त 1992 में। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे को देखते हैं आगे क्या है। भारत का योजना आयोग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सलाहकार संस्था है। भारत का योजना आयोग है, एक प्रकार का सलाहकार संस्था है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने कि योजना आयोग ने 8वें योजना आयोग के लिए योजनाओं के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.6 को, याद रखिएगा 5.6 को, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2007 और 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को देखते हैं बाबू। आगे क्या है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी 4.4%, याद रखना 4% हो जाएगा। और बात किया जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है, याद रखना ऑप्शन नंबर ऊर्जा क्षेत्र के लिए, याद रखिएगा ऊर्जा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर जो भी ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष कितना में, वर्ष 1975 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वह है क्या, रखिएगा 6.5% हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 6.5% हो जाएगा। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 8वीं योजना में। और बात किया जाए प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974-78 के दौरान, याद रखिएगा। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1974 से लेकर 78 तक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है जो देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, याद रखिएगा 10वीं योजना में, याद रखिएगा हमेशा 10वीं योजना में, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लिखित है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी संचार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे को बढ़ते हैं।
देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना एक दृष्टि में देखते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1951 से 56 तक चला था। विकास यानी कि लक्ष्य 2.1% हो जाएगा। वास्तविक औसत हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। प्राथमिकता किसको दिया गया है, कृषि पर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय है, याद रखना 1956 से 1961 तक 4.5% का लक्ष्य था, याद रखिएगा। अब 4.21% क्या है, औसत हुआ है, वास्तविक औसत प्रतिशत है। किस पर है प्राथमिकता मिला है, याद रखिएगा, भारी उद्योग और व खनिज पर। और मॉडल क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए 1961 से 66 तक, और बात किया जाए 5.6 की लक्ष्य, विकास लक्ष्य और 2.4% वास्तविक औसत प्रतिशत में है। कृषि एवं उद्योग पर यह भी जोड़ दिया है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और बात किया जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना तो बता दिया आप लोग को। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक है। 5.5% का क्या है, विकास लक्ष्य है, और 2.0% क्या है, वास्तविक औसत प्रतिशत में है। याद रखिएगा, किस पे प्राथमिकता प्राप्त किया है, तो समाजवादी समाज की स्थापना में। याद रखना, सुखमणि चक्रवर्ती तथा प्रो सैडी इसका मॉडल है। और बात किया जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1974 से 1978 की बात किया जा रहा है, यानी कि विकास लक्ष्य 4.4% है। और बात किया जाए औसत प्रतिशत में, याद रखिएगा, वास्तविक औसत प्रतिशत है 4.83। और बात किया जाए किस पर है आधारित है, प्राथमिकता है, याद रखिएगा, आर्थिक स्थायित्व पर प्राथमिकता है। और बात किया जाए मॉडल की, बात किया जाए अशोक रुद्र तथा एसी सिन एस सैनी हो जाएगा। छठी हो जाएगा 1980-85 हो जाएगा, 5.2% हो जाएगा। 5.5% इसका वास्तविक औसत हो जाएगा। गरीब उन्मूलन और रोजगार पर ये प्राथमिकता प्राप्त हुआ है। और बात करें किस मॉडल पर है, तो याद रखिएगा निवेश मॉडल पर हो जाएगा। 7वीं हो जाएगा 1985 से 90 हो जाएगा। 5% क्या है, विकास लक्ष्य। और बात किया जाए 6.02 हो जाएगा, वास्तविक औसत प्रतिशत हो जाएगा। समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर, तकनीकों को विकास देना, यानी कि ग्रोथ मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, ग्रोथ मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं बाबू, आगे है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक चला था। 5.6% इसका विकास दर है। और बात करें 6.86 हो जाएगा, जो कि औसत यानी कि प्रतिशत में हो जाएगा, जो कि मानव संसाधन विकास पर आधारित है। और बात किया जाए किस मॉडल पर है, तो पन्ना मुखर्म पर हो जाएगा। 9वीं हो जाएगा, जो कि इसका समय है 1997 से 2000 ईस्वी हो जाएगा। 6.45 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर है, और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर है। 10वीं हो जाएगा, जो कि 2002 से 2007 तक हो जाएगा। 8% हो गया इसका वृद्धि हो जाएगा विकास दर में। आज बाद में क्या हो गया था, 7% हो गया था, ठीक है। 7.6% औसत हो जाएगा, ठीक है। और बात की जाए किस पर आधारित है, बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना पर। याद रखिएगा, योजना आयोग मॉडल पर आधारित है। 11वीं हो जाएगा, जो कि 2007 से 12 तक चला था। 8.5 पर हो जाएगा, और 7.9 हो जाएगा। तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो जाएगा, योजना आयोग मॉडल पर आधारित है। 12वीं हो जाएगा, जो कि 2012 से 17 तक चलेगा। विकास दर हो जाएगा 8% हो जाएगा। लेकिन अभी इसका डाटा नहीं दिया गया है, इसलिए किस पर आधारित है, प्रीसी रंगराजन पर आधारित है। याद रखिएगा, प्रीसी रंगराजन पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की छठा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी है, एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO, यानी कि WTO आप लोग जानते हैं, ठीक है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, याद रखिए, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। सुपर 301 क्या है, तो याद रखिएगा, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी, 1996 में की गई थी। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2.2% है। और बात किया जाए भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मदद से प्राप्त होता है, रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है, ठीक है। और बात किया जाए ट्रिप्स, जो कि एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंध पक्ष। करार का संचालन किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, WTO के द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको क्या
किया जाता है इंग्लैंड को। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ष के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा परिहार समझौता यानी कि डट्टा किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, याद रखिएगा। और बात किया जाए LNG के आयात के लिए भारत में पहली LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दहेज में स्थापित किया गया है। भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से होता है? ओपेक से होता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर व्यय की जाती है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोगी देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? निर्यातक का विविधीकरण हो जाएगा। और बात किया जाए यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या हो जाएगा? प्रादेशिक व्यापार हो जाएगा। यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? प्रादेशिक व्यापार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन से देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होती है? तो हमेशा याद रखिएगा किसके निर्यात से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रत्न और आभूषण की। याद रखिएगा रत्न और आभूषण के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरे और जवाहरात तथा आभूषणों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी निर्यात उद्योगों के संवर्धन में के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा अप्रैल 2000 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982 में हुआ था। आगे की बात किया जाए, आगे है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है। याद रखिएगा ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे एक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPGZ कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC हो जाएगा। ECGC हो जाएगा। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय की हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है गैट सदस्यों स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की। याद रखिएगा। आगे की गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की। भुगतान संतुलन में निहित होता है। दृश्य व्यापार अदृश्य व्यापार ऋण हो जाएगा। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? 2003 में। भारत में फेरा का स्थान लिया है फेमा। याद रखना भारत में फेरा का स्थान लिया कौन है? याद रखना फेमा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? याद रखना अवरक का हो जाएगा। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। अगला टॉपिक का नाम है, 7वां टॉपिक है समितियाँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग 1 से लेकर कितना तक टॉपिक देख लिए? 6 तक का टॉपिक देख लिए। 7वां टॉपिक का नाम है समितियाँ। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से। याद रखना कि कृषि विपणन से हो जाएगा। मीरामेट समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। मीरामेट समिति का संबंध किससे था? हथकरघे विकास से। और बात किया जाए जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु के लिए। बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु के लिए। नायक समिति का संबंध किससे? याद रखिएगा लघु उद्योग से हो जाएगा। याद रखिएगा रेखा समिति का संबंध किससे? याद रखिएगा अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला से था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? याद रखना पेट्रोलियम से हो जाएगा। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? याद रखिएगा केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित है। और बात किया जाए भूतलिंगम समिति संबंधित है, बैट से संबंधित है। उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? मौद्रिक एवं खाद्य शाखा नीति के मौजूद
फ्रेमवर्क की समीक्षा से, याद रखिएगा। चलिया समिति की किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर में। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे? करों से। भंडारी समिति ने किससे संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संचालन के लिए, याद रखें, पुनर्संचालन के। याद रखिएगा। आगे है कि रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा से था। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? बीमा क्षेत्र में, याद रखिएगा, बीमा क्षेत्र में हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु के लिए। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता पर। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? शेयरों में से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी भुगतान संतुलन के घाटों के नियंत्रण में रखने के उपाय के लिए उपाय सुझाना, याद रखिएगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, राजा चेलियास को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। कर संचालन संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी, चेलियास समिति हो जाएगा। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं? बैद्यनाथ समिति हो जाएगा। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सा हो जाएगा? तिवारी समिति, गोस्वामी समिति हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति हो जाएगा, वेणुगोपाल समिति हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति हो जाएगा, रेखी समिति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चलैया समिति का संबंध किससे? बताइएगा। चलैया समिति का संबंध किससे? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार के लिए। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अब संचालन के विकास वित्तीयन के लिए उपाय सुधार के लिए। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? बैंक सुधार, बैंक क्षेत्र के सुधार में, याद रखें। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? याद रखना, बैंक क्षेत्र के सुधार में, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है विविध है, जो कि अंतिम है, ये याद रखिएगा। विविध हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विविध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों की एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर। भारत में किस समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? 1000 से अधिक हो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भारत के शहरों की गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? राजीव आवास योजना शुरू की गई थी। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन शुरू की गई थी। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम सर्व शिक्षा योजना का, याद रखिएगा, सर्व शिक्षा योजना का। आगे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। किस राज्य द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? हिमाचल प्रदेश द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, याद रखना, 1867 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 से बढ़ाकर कितनी दर कर दी गई है? 500 रुपये कर दी गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। आगे देखते हैं। आगे कार्ल मार्क्स किस देश के थे या जर्मनी के थे? भारत में सबसे पहले किस राज्य की मूल्यवृद्धि कर की वैट लागू किया हुआ है? हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ट्रिम से पद संबंधित है WTO से। मोटिवेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से, याद रखिएगा। और बात किया जाए, आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। एग मार्क है, याद रखना, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है एक प्रकार का, ठीक है। तो चलिए बाबू, इकोनॉमिक्स की क्लास एंड हो गया, आप लोग जान गए
इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास क्या किए, खत्म कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि नहीं हुआ था, ज्योग्राफी करा दिए लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कराए थे। ठीक है, लेकिन उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो अब अगला अगला जो आएगा क्लास जो आएगा यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास जो। ठीक है, और सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।